वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज की वीडियो में दो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो नाइकी की डील, जिसका बहुत देर से इंतजार था बार्सिलोना फैंस को, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ बार्सा का बहुत इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट रियल सोसाइडेड जो आज होगा, उसका प्रीव्यू भी करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यार, सबसे पहले मैं नाइकी की डील के बारे में बात करूंगा, थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करूंगा इस डील के बारे में। देखो यार, पहली चीज तो ये है कि इस डील का बहुत देर से इंतजार था, क्योंकि बार्सिलोना को 1:1 के ऊपर आना था, और 1:1 पे आने के लिए बार्सा को नाइकी की डील की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अब हुआ यूं कि ट्रांसफर विंडो भी खत्म हो गई और बार्सिलोना प्लेयर्स को सिवाय एक दानी ओल्मो के अलावा किसी को साइन भी नहीं कर पाया। और उसके बाद नाइकी की डील का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहा जा रहा था कि अगले 15 दिनों में, 20 दिनों में, सितंबर में, अक्टूबर में इस डील को डिसाइड कर लिया जाएगा, साइन कर लिया जाएगा। लेकिन होते होते नाइकी की डील के बारे में सारे बार्सिलोना फैंस जो हैं वो भूल ही गए, क्योंकि बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब देखो, मैं पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहा हूँ कि लपोर्ता के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। बार्सिलोना के जितने भी फैन पेजेस हैं, चाहे आप ट्विटर देख लो, चाहे आप फेसबुक देख लो, या किसी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाओ, तो हर कोई अब तारीफ करना शुरू हो गया लपोर्ता की। और अब से 3 से 4 महीने पहले अगर आप वापस जाओ तो हर बंदा लपोर्ता के बारे में नेगेटिविटी जो है वो फैला रहा था, नेगेटिव बातें कर रहा था कि यार लपोर्ता को आउट कर देना चाहिए, लपोर्ता की वजह से मेसी भी नहीं आ सका, लपोर्ता की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, हम प्लेयर्स को साइन नहीं कर पा रहे, हमारा स्क्वाड बहुत ख़राब है, पिछला सीजन बहुत ज़्यादा ख़राब रहा हमारा। लेकिन लपोर्ता ने क्या किया कि हैंसी फ्लिक को वो लेकर आ गए, और रो धो के हमने एक साइनिंग की, दानी ओल्मो की। और जब सीजन स्टार्ट होता है तो हैंसी फ्लिक की बार्सिलोना छा जाती है, ला लीगा में टॉप स्पॉट ले लेती है, और चैंपियंस लीग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रही है। तो अब वही फैन पेजेस जो हैं, वही सोशल मीडिया बार्सिलोना का, वही बार्सिलोना फैंस अब लपोर्ता के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना शुरू हो गए। तो यार, लक्ष्य भाई जो है ना, वो एक बात बहुत अच्छी करते हैं कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सक्सेस एंड द फेलियर। जब आप सक्सेसफुल हो रहे होते हो ना, तो उस वक्त हर कोई आपकी तारीफ कर रहा होता है, और जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती तो हर बंदा आपके खिलाफ बात कर रहा होता है। और यही इस वक्त लापोर्ता की सिचुएशन बनी हुई है। अब देखो, मैं नाइकी की डील के बारे में आपको बता रहा था। तो नाइकी की डील जब जब समर विंडो चल रही थी, तो उस टाइम के ऊपर आज जो डील हमने साइन की है ना, वो उस टाइम पर जो रिपोर्ट हो रही थी डील, उससे बहुत बड़ी है। अगर डेस्परेशन के साथ लपोर्ता उस टाइम के ऊपर डील साइन कर लेते 1:1 पर आने के लिए, तो शायद हम लोग आज इस लेवल की डील जो है वो साइन ना कर पाते, और हम शायद उस वक्त भी तारीफ कर रहे होते लपोर्ता की। लेकिन आज की जो हम डील साइन कर रहे हैं, उसको अगर हम कंपेयर करें आज से 3 महीने पुरानी डील को लेकर, तो मेरे ख्याल में लपोर्ता ने बहुत ही अच्छा जो है वो एक तरह से ये एग्रीमेंट किया नाइकी के साथ। देखो, अब मैं डिटेल्स आपको अगर बताता चलूँ तो ये टोटल 1.7 बिलियन की डील होगी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड डील होगी, और किसी भी फुटबॉल क्लब ने इतनी बड़ी डील जो है वो नहीं साइन की। और ये 14 ईयर्स की डील होगी, तकरीबन 107 मिलियन इसका एवरेज रहेगा पर ईयर इस डील का, जो बार्सिलोना को नाइकी से मिलेगा। और 158 मिलियन साइनिंग बोनस होगा। अब पहले जो हम लोग डील साइन कर रहे थे ना, उसमें साइनिंग बोनस था अराउंड 100 to 120 मिलियन, जो पहले रिपोर्ट हुआ था। और अब आप देखो 158 मिलियन का जो है वो डील साइन हुई है, साइनिंग बोनस साइन कर रही है बार्सिलोना। अब उसके अलावा जो बाकी के जो चीज़ें थी, वो उस टाइम पर 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, अब 14 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो करते करते मतलब बार्सिलोना ने एक बहुत अच्छी डील साइन कर ली है, और इसका बहुत दूर तक बार्सिलोना को फ़ायदा होने वाला है। और अभी आप देखो कि जब रिसेंटली बार्सिलोना की टीम अच्छा परफॉर्म करने लगी, तो कोई भी नाइकी की डील को नहीं सोच रहा था, कोई बात ही नहीं कर रहा था इसके बारे में। क्यों? क्योंकि आपकी टीम अच्छा कर रही थी, अब आपको नए प्लेयर्स को साइन करने की जरूरत नजर नहीं आ रही थी, तो कोई भी अब नाइकी की डील के बारे में बात नहीं कर रहा था। और मेरे ख्याल से यही जो है वो इस डील को साइन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ है बार्सिलोना को और लापोर्ता को, कि आपने पेशेंस दिखाया, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अब आप निगोशिएशंस में आपका अपर हैंड आ गया।
तो यहाँ पर बार्सिलोना ने अपनी टर्म्स के ऊपर ये डील साइन की है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। अब थोड़ी सी और डिटेल आपको बताता चलूँ कि लपोर्ता जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसको फारिग कर देना चाहिए, इससे जो है वो क्लब नहीं संभल रहा, तो अब आप नए स्टेडियम की तरफ भी जा रहे हो, नया स्टेडियम भी आपका बन रहा है। उसके साथ साथ लपोर्ता अब 2026 में जो इलेक्शंस होंगे वहाँ पर दोबारा से खड़े भी होंगे और उस इलेक्शन में दोबारा से कंपेन करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि पहले टेन्योर जो कि काफ़ी मुश्किल रहा था, तो उसका फल खाना जो है वो अब सेकंड टेन्योर में वो शुरू करेंगे। तो वो सेकंड टेन्योर के लिए फाइट भी करेंगे इलेक्शंस में। और उसके साथ साथ अब बार्सिलोना के लिए अच्छी खबर ये है कि समर विंडो में बार्सिलोना कुछ अच्छे और बड़े प्लेयर्स को साइन करने जाएगी, क्योंकि लापोर्ता का ये ड्रीम है कि नए कैंप नो में जाने के लिए बार्सिलोना को कुछ बड़ी साइनिंग्स जो है वो करनी पड़ेंगी। अब उसमें लेओ का नाम भी आ रहा है जो कि एसी मिलान के विंगर हैं, और विक्टर ग्योकेरेस का नाम भी आ रहा है, और हालैंड का नाम भी लिया जा रहा है। तो ये तो चीज़ें अब समर में ही देखने को मिलेगी। उसके अलावा अभी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम विंटर विंडो में कोई साइनिंग करेंगे, तो भैया विंटर विंडो में आप कोई बड़ी साइनिंग नहीं करोगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि विंटर विंडो में आप कोई प्रोस्पेक्ट फ्यूचर का साइन कर लो तो कर लो, लेकिन कोई बड़ी साइनिंग करने के लिए आप मेरे ख्याल से नहीं जाओगे। और ये थी अपडेट नाइकी की। अब मैच की बात कर लेते हैं जो बार्सिलोना और रियल सोसाइडेड का होने वाला है। तो देखो यार, काफ़ी ट्रिकी गेम है। रियल सोसाइडेड जो है वो काफ़ी अच्छी टीम है। इस टाइम पे वो ज़्यादा अच्छा कर नहीं रही है, टेबल पे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र भी नहीं आ रही है वो, लेकिन उनके पास बहुत अच्छे की प्लेयर्स हैं, जिसमें जुबेमेंडी जो कि चावी के बड़े फेवरेट रहे हैं, बार्सिलोना उनको साइन करना चाह रही थी। कुबो जो कि बार्सिलोना अकेडमी के प्लेयर हैं, फिर रियल मैड्रिड चले गए और अभी रियल सोसाइडेड की तरफ से खेल रहे हैं, और उनके मैनेजर भी जो हैं वो काफ़ी क्लेवर किस्म के मैनेजर हैं। अगर मैं बात करता हूँ रियल सोसाइडेड के प्लेइंग स्टाइल की, तो 4-3-3 फॉर्मेशन में ये बेसिकली खेलते हैं, और इनका बिल्डअप काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। काफ़ी अच्छे से ये बिल्डअप करते हैं। जब फुल बैक्स के पास बॉल होती है तो इनके जो विंगर्स होते हैं वो पीछे की तरफ आते हैं बॉल लेने के लिए, और जो डिफेंस होती है ओपोनेंट टीम की उसको अपने साथ खींचने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद वो काउंटर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं। अब काउंटर अटैक जब ये करते हैं तो वहाँ पर इनकी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि एक प्लेयर के ऊपर दो प्लेयर रहें, 2 वर्सेस 1 की सिचुएशन ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ओपोनेंट को आउट नंबर करके ये गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बना सके। इंटरेस्टिंग गेम होगा, क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि रियल सोसाइडेड एक ऐसा स्टेडियम रहा है कि जहां पर बार्सिलोना तकरीबन 9 साल तक नहीं जीती थी, और फिर मेसी की एक मास्टर क्लास की के बाद हम लोगों ने जो है ये अपना कर्स जो है वो ख़त्म किया था। और मुझे अगर सही याद है तो पेप गार्डियोला, लुइस एनरिके, जितने भी बड़े बड़े मैनेजर्स थे वो यहाँ पर आकर मैच नहीं जीत पाए थे, और हमें 9 साल का टाइम लगा था। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल स्टेडियम है। हम लोगों ने रिसेंटली काफ़ी स्ट्रगल किया है। मेसी के टर्न अराउंड के बाद से जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्मेंसेस अच्छी देनी शुरू की हैं, लेकिन हम किसी भी गेम को लाइट नहीं ले सकते। अब अगर मैं बात करता हूँ कि बार्सिलोना इस गेम को कैसे अप्रोच करेगी, तो ऑनेस्टली जितना मैंने अभी तक हैंसी फ्लिक को देखा है, हैंसी फ्लिक अपने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते ज़्यादा, और मेरे ये ख्याल में कि ओपोनेंट जैसी भी हो, फ्लिक अपने सिस्टम के साथ ही चलेंगे, और फ्लिक अपने सिस्टम को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रियल सोसाइडेड जो है वो अपने सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेगी कि बार्सिलोना को उनको कैसे रोकना होगा, तो वो अपने सिस्टम को शायद चेंज कर दें, लेकिन फ्लिक अपने सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब अगर मैं बात कर लेता हूं कि हम लाइनअप के साथ किस लाइनअप के साथ जाएंगे, तो देखो यार, दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। पहली चीज़ तो ये कि मैं कुबारसी के बारे में आपको अपडेट दे दूँ कि कुबारसी को 10 स्टिचेस आए थे पिछली गेम में, और फिलहाल तो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं फिजिकली, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस गेम में उनके साथ रिस्क नहीं लिया जाएगा। वो स्क्वाड के साथ रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि स्क्वाड के साथ रहने के बावजूद उनको स्टार्ट नहीं कराया जाएगा, और कुंदे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि सेंटर बैक में स्टार्ट करेंगे, और राइट बैक पे हेक्टर फोर्ट होंगे। दूसरी तरफ दानी उल्मो की अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में भी न्यूज़ आ रही है कि उनको भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, मेडिकल इश्यूज कुछ हुए हैं, लेकिन वो स्क्वाड के साथ रहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो भी गेम स्टार्ट ना करें। लेकिन जो मेरी लाइनअप है वो ये रहेगी कि इनिगो मार्टिनेज होंगे, उसके साथ कुंदे स्टार्ट करेंगे सेंटर बैक, और राइट बैक पे होंगे हेक्टर फोर्ट, और लेफ्ट पे बल्दे होंगे। जो आपकी मिडफील्ड होगी वहां पर
देखो मैंने तो यही सोचा था कि ओल्मो स्टार्ट करेंगे, लेकिन ओल्मो अब नहीं होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है डबल पिवट में आपको फ्रैंकी डियोंग और कसाडो भी दिख सकते हैं, या पेड्री और कसाडो भी हो सकते हैं, और साथ में फर्मीन लूपस स्टार्ट करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। जब जब मैंने फ्रैंकी डियोंग को देखा है इस सीजन में, तो फ्रैंकी डियोंग के होते हुए डायरेक्टनेस थोड़ी सी कम नजर आई है बारसा की तरफ से। कंट्रोल आप अच्छा करते हो गेम को, लेकिन डायरेक्टनेस नहीं रहती जो ओल्मो और पैड्री के डबल पिवट में खेलने से हमें मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पैड्री और कसाडो ये गेम स्टार्ट करें और फर्मीन लूपस जो है वो कैम पोजीशन पे हो। फ्रंट थ्री आपके वही होंगे, लेवेंडोस्की स्टार्ट करेंगे, लामीन यमाल और रफीनिया जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये तो मेरी लाइनअप है जो मुझे लगता है, कंसीडरिंग के जो आपको इंजरीज के कुछ इश्यूज हुए कोबार्सी और ओल्मो को लेकर, तो ये लाइनअप हो सकती है। लेकिन हैंसी फ्लिक अब क्या सोचते हैं वो तो अब हमें कल गेम देखकर ही पता लगेगा कि वो क्या लाइनअप उतारते हैं। और देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इस गेम को हल्के में नहीं ले सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ट्रिकी जो है ये ओपोनेंट रहेगा, और बार्सिलोना जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ से भी 3 पॉइंट लें, और इस गेम के बाद से वैसे भी इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगा और फिर बार्सिलोना जो है वो आपको 10-15 दिन फुटबॉल खेलती हुई नजर नहीं आएगी। तो 9 पॉइंट की लीड आपकी रहेगी। रियल मैड्रिड के पास एक गेम इन हैंड होगा क्योंकि वैलेंसिया के अगेंस्ट वो नहीं खेले थे, तो 9 पॉइंट की लीड साइकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बार्सिलोना के लिए। तो बार्सिलोना इस गेम को जीतना चाहेगा, और मेरा ख्याल है कि बार्सिलोना इस गेम को 2-0 के साथ जो है वो फिनिश करेगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है गेम को लेके। आपकी जो भी प्रिडिक्शन होगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना।